टीवी के साथ बदलते भारत की शान। दो दिन तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में हो सकती है तेज बारिश, तो तटीय और दक्षिण आंध्र कर्नाटक में भी कहीं कहीं तेज बरसात संभव। 2 दिन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चलेंगी काफी तेज हवाएं। दक्षिण पश्चिम भारत के तटीय इलाकों में भी हालात रहेंगे प्रतिकूल। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में करते रहे फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की रोपाई, तो कोंकण में चना, लोबिया और सरसों की बुआई रखे जारी। नमस्कार, मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज मौसम खबर में जानेंगे अगले 2 दिन कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में जोरदार बरसात हो सकती है। साथ ही आपको जानकारी दें कि तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी 2 दिन भारी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही 2 दिन तटीय और दक्षिण आंध्र कर्नाटक में कहीं कहीं तेज बरसात की संभावनाएं हैं। बता दें आपको कि कल केरल में तो बुधवार को रायलसीमा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बरसात के आसार हैं। साथ ही बता दें आपको कि 2 दिन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के कुछ हिस्सों में चल सकती हैं काफी तेज हवाएं। साथ ही आपको बता दें कि कल अंडमान सागर में भी 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। तो वहीं 2 दिन गोवा और महाराष्ट्र, तो कल उत्तरी केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में हालात प्रतिकूल बने रह सकते हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह दी है। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। जाना आपने कि आगे आने वाले 1 से 2 दिन की अगर हम बात करते हैं तो देश में मौसम का जो हाल है वो किस तरह से रह सकता है, क्या कुछ खास गतिविधियां रह सकती हैं। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं बारिश का अनुमान पर और जानते हैं कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश में कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इस समय बारिश का अनुमान नहीं है। वहीं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अलावा पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश के लिहाज से मौसम साफ रह सकता है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल बारिश की उम्मीद नहीं है। पूर्वी राज्यों में बिहार और झारखंड में बारिश की उम्मीद नहीं है। हालांकि ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल के अलावा सिक्किम में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों में असम और मेघालय में 2 दिन बारिश के लिहाज से मौसम साफ रह सकता है, जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कल 1-2 जगहों पर बरसात हो सकती है। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके अलावा गुजरात समेत सौराष्ट्र और कच्छ में भी कल इक्का दुक्का जगहों पर बारिश के आसार हैं। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में 2 दिन कुछ जगहों पर बादल बरस सकते हैं। वहीं 2 दिन कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में भी बारिश की उम्मीद जताई गई है। दक्षिण भारत का रुख करें तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में अनेक जगहों पर बारिश के आसार हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी 2 दिन कई जगहों पर बादल बरस सकते हैं। वहीं तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक समेत केरल के अधिकतर हिस्सों में बारिश हो सकती है। वहीं उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ जगहों पर बारिश की उम्मीद है।
तो जाना आपने कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश में कहां पानी बरस सकता है और कहां मौसम साफ बने रहने के आसार हैं। इसी के साथ आइए आपको जानकारी देते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में किन इलाकों में बरसात हुई। बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर जगहों पर बरसात दर्ज की गई। इसके साथ ही आपको जानकारी दें कि गांगे पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाकों में भी पानी बरसा पिछले 24 घंटों के दौरान। तो वहीं तटीय और दक्षिणांतरी कर्नाटक में अधिकतर जगहों पर बादल बरसे। साथ ही बात करें केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की, तो बता दें यहां पर भी ज्यादातर इलाकों में बरसात हुई। इसके साथ ही ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी कई जगहों पर पानी बरसा। वहीं अगर हम बात करते हैं तेलंगाना और उत्तर आंतरिक कर्नाटक की, तो यहां पर भी कुछ जगहें हैं जहां पर बरसात दर्ज की गई। तो बता दें आपको कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगहों पर बारिश दर्ज की गई। साथ ही अगर हम बात करते हैं विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा की, तो बता दें यहां पर भी कुछ जगहों पर बादल बरसे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में भी बरसात दर्ज की गई। साथ ही जानकारी दें आपको कि असम और मेघालय में भी 1-2 जगहों पर बारिश दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान देश के कौन से इलाके हैं जहां पर पानी बरसा। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं तापमान के हाल की और सबसे पहले जानकारी देंगे आपको अधिकतम तापमान के हाल की। बता दें आपको कि पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करते हैं तो असम और मेघालय में अनेक जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही अगर हम बात करें उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो यहां पर कुछ जगहों पर पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर मापा गया। तो वहीं कोंकण और गोवा समेत तमिलनाडु और पुदुचेरी में कुछ जगहों पर पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। और इसके साथ अगर बात करें हम केरल की, तो यहां पर कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। साथ ही बता दें आपको कि तटीय कर्नाटक में भी कुछ जगहों पर अधिकतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक कम रहा। वहीं बात करेंगे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की, तो कुछ जगहों पर अधिकतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक कम दर्ज किया गया। वहीं बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश और ओडिशा की, तो कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। और इस बीच देश में सबसे ज्यादा तापमान मुंबई के सांता क्रूज में 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान का हाल किस प्रकार रहा। इसके साथ बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको न्यूनतम तापमान के हाल की। बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में कई जगह, तो मराठवाड़ा में कुछ इलाकों में न्यूनतम पारा सामान्य से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। बता दें कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। वहीं रायलसीमा में अधिकतर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें, आंतरिक कर्नाटक की बात करें, तो यहां पर कई जगहों पर न्यूनतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा। और इसके साथ अगर बात की जाए पूर्वी राजस्थान की, तो यहां भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। बता दें आपको हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक कम दर्ज किया गया। वहीं बात करेंगे पश्चिमी मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ की, तो यहां पर कुछ जगहों पर न्यूनतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक नीचे रहा। और इस बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम पारा पश्चिमी राजस्थान के चूरू में 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करते हैं, तो न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है देश के अलग अलग हिस्सों में किस प्रकार रही। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें आलू की बुआई। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मौसम खबर। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे खेती किसानी की। बता दें आपको कि इस समय खेतों में बहुत सी फसलें पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं। किसान उनकी समय से कटाई कर लें। इसके साथ ही किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से नई फसलों की बुआई या फिर रोपाई का कार्य भी कर सकते हैं। फिलहाल पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए क्या है हमारे कृषि विशेषज्ञों की सलाह, आइए जानते हैं। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में इस समय सोयाबीन, मूंग और उड़द की कटाई करते रहे। इसके साथ ही यहाँ तैयार इलायची की तुड़ाई भी कर ले। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी हिस्सों में ही जहाँ फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की नर्सरी 5 से 6 सप्ताह की हो चुकी है, उनकी रुपाई करते रहे। यही ये समय आलू की रुपाई के लिए अनुकूल है। ऐसे में किसान किसी प्रमाणित स्रोत से बीज लेकर रुपाई करे। वहीं पश्चिम बंगाल के पुराने जलोढ़ इलाके में धान की कटाई कर ले, लेकिन कटाई से 2 सप्ताह पहले सिंचाई बंद कर दे और कटाई के बाद फसल को 2 से 3 दिनों तक खेतों में ही सुखाए और उसके बाद उनकी गहाई करे। पश्चिम बंगाल के तराई इलाके में मक्के की बुआई के लिए खेत तैयार करें। वहीं पश्चिम बंगाल के नए जलोढ़ इलाके में ये मौसम मसूर, चना, मटर, खेसारी और अरहर जैसी फसलों की बुआई के लिए अच्छा है। यही किसान पैरा खेती पद्धति से धान के खेतों में बची हुई नमी का लाभ लेते हुए दलहन की बुआई करे या फिर सरसों, अलसी, गेहूं जैसी फसलों के साथ मिश्रित फसल की बुआई कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के नए जलोढ़ इलाके में ही कम अवधि वाली धान की किस्मों की कटाई कर ले। कटाई के बाद फसलों को 2 से 3 दिनों तक खेतों में सुखाए और उसके बाद उनकी गहाई कर ले। यही इस समय किसान फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन भी लगा सकते हैं। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में इस समय टमाटर, बैंगन और मिर्च में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। पश्चिम बंगाल के लाल और लेटराइट मिट्टी वाले इलाकों में इस समय से बोई गई मध्यम अवधि वाली या कम अवधि वाली खरीफ धान की कटाई कर ले। यही धान की कटाई के 15 दिनों के बाद काबुली चना, मसूर और खेसारी की बुआई करें। इसके साथ ही यहाँ आलू की रुपाई के लिए खेत तैयार कर ले। तो जाना आपने पश्चिम बंगाल के जो हमारे किसान हैं अपने खेतों में तैयार हो चुकी फसलों की कटाई समय कर सकते हैं, और साथ ही कौन सी फसलें हैं जिनका चुनाव आप कर सकते हैं बुआई और रोपाई के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अब बुलेटिन में आलू की खेती की। बता दें आपको कि ये जो समय है कई फसलों की बुआई के लिए है, आलू भी उन्हीं में से एक है। आलू की देर से बोई जाने वाली किस्मों को दिसंबर महीने तक लगाया जा सकता है। बता दें आपको कि तमिलनाडु और केरल को छोड़कर लगभग पूरे देश में आलू पैदा होता है। आलू की सबसे ज्यादा खेती उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, पंजाब, असम और मध्य प्रदेश में की जाती है, और आलू की पैदावार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। आलू की बुआई आप कैसे कर सकते हैं, आइए जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। आलू की अगेती फसल बोने का समय निकल चुका है। आलू की मुख्य फसल की बुआई भी की जा चुकी है, लेकिन आलू की देरी से बोई जाने वाली किस्मों को दिसंबर के आखिरी तक लगाया जा सकता है। आलू की बुआई करते समय किसान के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। सबसे जरूरी बात ये है कि बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। ध्यान रखें कि बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार हो। उदाहरण के लिए 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल लेने के लिए फसल में 7 से 10 बार सिंचाई जरूर करें। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बुआई करने से पहले आप अपने खेतों की मिट्टी की जांच भी जरूर करा लें। आलू की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश की जरूरत होती है। जब पौध की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर की हो जाए तो खुरपी की मदद से खरपतवार को साफ करते रहें। आलू में झुलसा रोग होने का खतरा बना रहता है। ये रोग पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगता है।
झुलसा रोग होने पर पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ध्यान रहे कि फसल में किसी भी तरह का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी खेती से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। तो जाना आपने रिपोर्ट के जरिए कि आलू की बुआई अभी भी आप कर सकते हैं, पछेती किस्मों का चयन कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से आपको पूरा प्रबंधन करना है इसके बारे में अभी आपने जानकारी हासिल कर ली। इसके अनुसार ही आप खेती करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छी उपज हासिल कर पाएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें हैं, आपको बता देते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे आंध्र प्रदेश के किसानों को सलाह है कि चने की बुआई कर लें। साथ ही हम यहाँ के किसानों को सलाह देते हैं कि मूंगफली की खुदाई भी इस समय कर सकते हैं। बता दें आपको कि आंध्र प्रदेश में धान की कटाई भी कर सकते हैं इस समय किसान। और वहीं आंध्र प्रदेश में तिल की बुआई के लिए समय अनुकूल है, इसके लिए तैयारियां कर लें। वहीं उड़द और काबुली चने की भी बुआई कर सकते हैं यहाँ के किसान। और आंध्र प्रदेश में इस समय मूंग भी बोई जा सकती है, इसके लिए भी आप तैयारियां कर लें। वहीं लाल मिर्च की बुआई भी कर सकते हैं किसान। तो वहीं आंध्र प्रदेश में मक्का की बुआई भी इस समय की जा सकती है, इसके लिए अच्छी किस्म यानी कि उन्नत किस्म का चयन करें। आंध्र प्रदेश में केले के खेत में सिंचाई का कार्य करते रहें किसान। तो वहीं केले के खेत में जरूरी उर्वरकों का भी प्रयोग कर सकते हैं इस समय। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मौसम खबर। My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें बता देते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए तेलंगाना में मक्के और मूंगफली की बुआई करने की सलाह दी जाती है किसानों को। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे किसान अरंडी की बुआई भी कर सकते हैं। तो वहीं तेलंगाना में अरंडी के खेत में सिंचाई का कार्य जरूर कर लें किसान। साथ ही बता दें मूंग और उड़द की बुआई के लिए समय बिल्कुल उपयुक्त चल रहा है, इसके लिए आप अच्छे से तैयारियां कर लें। वहीं तेलंगाना में मूंग और उड़द के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। तो वहीं तेलंगाना में चना और लोबिया भी बोया जा सकता है इस समय। साथ ही बता दें आपको चना और लोबिया का जो खेत है उसमें सिंचाई भी करते रहे हमारे किसान। वहीं तेलंगाना में ज्वार की भी बुआई इस समय की जा सकती है, इसके लिए भी आप तैयारियां कर लें। तो वहीं सरसों और सूरजमुखी की बुआई भी इस समय कर सकते हैं किसान। हाल में बता दें आपको कि 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में 2 दिन गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। वहीं बता दें आपको कि बुधवार को गुजरात के कुछ इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। तो वहीं 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कहीं कहीं गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। वहीं रायलसीमा, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी 2 दिन कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं संभव हैं। तो केरल में कल, तो वहीं बुधवार को तेलंगाना में कुछ जगहों पर गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। तो इसी के साथ आपको बता दें कि आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर मौसम खबर देख सकते हैं। जी हां, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कीजिए। आप जानिए देश के अलग अलग क्षेत्रों के मौसम के हाल के बारे में मौसम खबर के साथ।
तो इसी के साथ आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 नवंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। मैंने शिवपुत्र को समाप्त करने के लिए योजना बनाई थी शंभुकी। तो योजना सफल हुई अथवा नहीं। हे महागणेश, इस पृथ्वी लोक को तारकासुर के अत्याचारों से कब मुक्ति मिलेगी? यदि तुमने सत्य नहीं बताया तो हम तुम्हें समाप्त कर देंगे। नारायण नारायण। सर्वशक्तिमान परम देव श्री महागणेश के प्रति निंदात्मक वचन कहकर अपने सर्वनाश को निमंत्रण ना दो दीदी। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। जिस खानदान में ब्याह कर आई हो उस खानदान की औरतें माँ नहीं बन सकती। अगर 15 महीने के अंदर मेरी बहू माँ नहीं बन सकती तो मैं इस गांव को ये मुखिया का पद छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँ। मैं माँ नहीं बनना चाहती। ना रहेगा खिलाड़ी, ना बिछेगी दिशा। तोरा मन दर्पण कहलाए। अरे प्लीज मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो। ये लो। ये क्या है? इसमें खुशियों का पता है। उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है, देती है जग को जियारा, खुद बाती बन जलती है। अपनों के नाम वो कर जाती है, सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियां। भारत सरकार का हर प्रयास
किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 नवंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात।